हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी कला है, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय जो चित्रकला है उसके बारे में। अध्याय हमारा 5वां है जो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला, ठीक, जिसे हम रेनेसांस आर्ट बोलते हैं। इसका समय जो 1300 से 1350 1300 और 1350 से लेकर 1520 से 1530 ईस्वी तक का ये समय काल माना जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे जो शुरुआत हमारी जो होती है, इस चित्र को आप लोग देख रहे हैं जो लियोनार्डो विंची द्वारा बनाया गया ईसा का अंतिम भोज। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये ईसा का अंतिम भोज वाला चित्र है जो ठीक बनाया गया। किस तरह से आप लोग देख लीजिए। अब ये जो है चित्र जो है लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाया गया है। कौन सा चित्र ये जो है? लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाया गया है। ईसा का अंतिम भोज, द लास्ट सपर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। सांता मारिया उपासना गृह मिलान में ये रखा हुआ है और ये 1495 से 1498 ईस्वी के बीच में फ्रेस्को सेको माध्यम में ये बना हुआ चित्र है। ठीक है, तो चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले समझते हैं एक एक लाइन बाय लाइन, इसके बाद तो हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे। कह रहा रेनेसां अर्थात पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बसारी ने 1550 ईस्वी में लिखित अपनी कलाकार के जीवन से संबंधित पुस्तक लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर्स, ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने चीज़ को लिखा है रेनेसां के बारे में, जो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला था। पुनर्जागरण काल का प्रारंभ जो होता है इटली के फ्लोरेंस से आधुनिक टस्कन नगर से ये शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इटली से शुरू होता है और ये ज्योतो की कला से माना जाता है। ठीक, ज्योतो की कला से ये माना जाता है। ज्योतो एक और गोथी कला का अंतिम कलाकार था, तो वहीं दूसरी ओर पुनरुत्थान कला का आरंभ करता था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला में पुनरुत्थान की लहरें जो चली वह धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में ये फैल गई। प्राचीन कला के क्या है? अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। ये लाइन जरूर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया और तथा मनुष्य को इस कला का केंद्र बनाया गया और इस कारण पुनरुत्थान को मानवतावाद की भी कुंजी भी कहा जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, और देखिए क्या चीज़ है। कह रहा है 15वीं शताब्दी के आरंभ में प्रवृत्ति बहुत अधिक बलवती हो गई और मसाचियो का इसका अगुआ माना गया। सन 1400 से 1499 ईस्वी की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से जो लिखा हुआ है क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाट्रोसेंटो कहा जाता था। पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी शास्त्र ये पूर्णता से युक्त थी। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है। और रेखांकन, संयोजन तथा रंग सभी में पूर्णता थी। इस युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य से मिलाकर देखा गया। इसी युग में इटली के महान कवि दांते, जो 1200 से 1321 ईस्वी में हुए, दांते ने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखा। ये बहुत बार पूछा गया चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूछता है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, कौन लिखा? तो दांते। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है आन मोनार्की, ये भी चीज़ है, बार बार पेपर में पूछा गया। आन मोनार्की भी दांते का है। इटली के निवासी पेट्राको को पुनर्जागरण कला में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकावेलियो हुआ, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। इसी समय इंग्लैंड के शेक्सपियर ने अपनी अमरकृत रोमियो एंड जूलियट लिखा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जो रोमांटिक क्या है? कॉमेडी पर आधारित है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन जो कला था वो इटली में था, जर्मनी में था और नीदरलैंड में था। कैसे कैसे था इसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा है इटली, सबसे में फेमस था इटली। इटली में फ्लोरेंस जगह था।
इटली के फ्लोरेंस में अनेक कलाकारों अंतिम गोथिक कला से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कला में परिवर्तन किया, बनावटी संयम एवं सुरूज के स्थान पर वे भावाभिव्यक्ति को अत्यधिक महत्व देने लगे और भावी काम मतलब भावात्मक काम करने लगे। इस समय बनावटी काम छोड़ दिए। ठीक ऐसे कलाकार अब शुरू होना स्टार्ट हो गया। आगे देखते हैं। कलाकारों ने प्राचीन कला के बजाय अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवान्नी पिसानो से प्रेरणा ली। लगभग यही प्रवृत्ति कुछ समय पश्चात फ्लोरेंटाइन कला में मिलती है, जब मसाचियो ने अपनी शैली के निर्माण में जियोत्तो से प्रेरणा ली थी। आगे देखते हैं। कैरा फ्लोरेंस के चित्रकार रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। उन्होंने फ्रेस्को पद्धति में भित्ति चित्र का निर्माण भी किया। अब दिया है कि पुनरुत्थान काल की कला को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है ये? एक आरंभिक पुनरुत्थान कला जिसको हम ईयरली रेनेसेंस आर्ट बोलते हैं, जिसका समय 1320 से लेकर 1500 तक माना गया। और एक उच्च हाई मतलब उच्च चरम पुनरुत्थानकालीन जिसको हाई रेनेसां आर्ट बोलते हैं, ये 1500 से 1527 तक ये काल चलता है। अब हम पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान कला का जो आरंभिक काल के बारे में हम देखते हैं क्या चीज़ होता है। इसका समय था 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस इटली में पुनरुत्थान कला का आरंभिक काल माना जाता है। इस समय फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार में मोसाचियो, लोरेंजो घिवर्ती, दोनातेल्लो, फ्रा एंजेलिको, पाओलो उच्चेलो, सेंड्रो बोत्तिचेल्ली तथा वेरेच्चियो आदि प्रमुख कलाकार थे। कौन? पुनरुत्थान के शुरुआती में। अब एक एक के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो है आपके मोसाचियो कलाकार हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। 1401 से 1428 ईस्वी तक इनका समय काल रहता है और ये क्या क्या चीज़ें किए हैं इनके बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्र मोसाचियो का जन्म 1401 ईस्वी में सैन जियोनी वालंदा फ्लोरेंस में हुआ था। मोसाचियो को रेखी परिप्रेक्ष्य आरंभकर्ता माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेखी परिप्रेक्ष्य आरंभकर्ता कलाकार पूछा जाए तब मोसाचियो को मारेंगे, जो इटली का फेमस कलाकार था। मोसाचियो जियोत्तो तथा ब्रुनोलेसी स्थापत्य, मूर्तिकार एवं मैकेनिकल इंजीनियर जो रेखी परिप्रेक्ष्य के विकास के लिए माना जाता है और ये कला से बहुत क्या थे? प्रभावित थे। आगे देखते हैं। सन 1425 ईस्वी में ब्रुनोलेसी के परिप्रेक्ष्य पर आधारित मोसाचियो ने अपना प्रथम विशाल भित्ति चित्र द होली ट्रिनिटी सांता मारिया नोवेला गिरजाघर फ्लोरेंस में बनवाया। मोसाचियो के दो अन्य चित्र भी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक उपासना गृह की वेदी बहुफलकी चित्र है जो 1426 ईस्वी में पीसा के सांता मारिया डेल कारमाइन चर्च हेतु अंकित किया गया था। इस चित्र का एक अंश मैडोना एंड चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, मैडोना एंड चाइल्ड जो लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में सुरक्षित है। ये नेशनल गैलरी लंदन के, जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। दूसरी चित्र भी फ्लोरेंस के कारमाइन चर्च में अंकित आदम और हव्वा के स्वर्ग से निष्कासन का है। 1428 ईस्वी में मात्र 28 वर्ष की अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तथापि वे बहुत प्रसिद्धि क्या प्राप्त हो चुके थे। आगे देखते हैं क्या होता है। प्राप्त हो चुके थे। अब इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे लॉरेंस घिरवर्ती, जो क्या है? पुनर्जागरण काल के आरंभिक कलाकार माने जाते हैं। घिरवर्ती का जन्म 1378 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। घिरवर्ती ब्रुनोलेसी वास्तुशिल्प से छोटे और दोनातेल्लो तथा मोसाचियो से बड़े आरंभिक पुनरुत्थान युग के प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं। देखिए एक इन्होंने चित्र बनाया था। देखिए क्या चीज़ है ये, आप लोग दरवाज़ा है, ध्यान से देखिएगा इसका नाम क्या है दरवाजे का। लॉरेंस घिरवर्ती गेट्स एंड पैराडाइज 1425 से 1452 ईस्वी में एक गिल्ट ब्रांच से बना हुआ है और इसमें घिरवर्ती अपने महत्वपूर्ण दो कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से एक गेट्स ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का द्वार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्वर्ग का द्वार बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। तथा स्वर्ग का द्वार बोला जाता है तथा दूसरी फ्लोरेंस के बैप्टिस्ट्री द्वारा कपाटों कांस का निर्माण इन्होंने किया था। ये उनका मुख्य चीज़ था, दो चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम दोनातेल्ली के बारे में।
दोनातेल्लो का जन्म 1386 में फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दोनातेल्लो फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनातेल्लो को इन्होंने एक डेविड की एक मूर्ति बनाई थी। देखिए इस तरह से ये डेविड की जो कांस्य मूर्ति है, ध्यान दीजिए, इसको कई बार पेपर में पूछा गया है। ये जो दान जो है दोनातेल्लो बनाए हैं डेविड की कांस्य मूर्ति 1400 ईस्वी में, 1440 ईस्वी में। आरंभिक पुनरुत्थान युग की इस मूर्तिकार ने घिवर्ती की कार्यशाला में शिक्षा ली थी। उसके प्रसिद्ध कलाकृतियों में सेंट जॉर्ज डेविड तथा इक्वेंटियंस मॉन्यूमेंट ऑफ गैटेमेंट क्या है गैटेमेल्टा इत्यादि इनकी जो है प्रमुख चित्र हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा कि दोनातेल्लो की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति उसके द्वारा बनाए गए डेविड की दो मूर्तियां से हैं। प्रथम डेविड की प्रतिमा संगमरमर माध्यम में 1408-9 ईस्वी में के मध्य में निर्मित तथा दूसरा जो है कांस्य के माध्यम में ब्रॉन्ज की पद्धति में बनाई गई है 1430 ईस्वी के लगभग में। ये दोनों कृतियां वर्तमान में वारेगेला म्यूजियम फ्लोरेंस में सुरक्षित और प्रदर्शित हैं। दोनातेल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांस्य ढलाई की स्मेल्टिंग विधि का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिस्ट कलाकार हैं फ्रांक एंजेलिको, जो है प्रारंभिक काल के भी माने जाते हैं। फ्रांक एंजेलिको का जन्म 1395 इटली के फ्लोरेंस में हुआ। वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसके लिए फूलों के समान सुंदर प्रतीक होते हैं। ठीक, उसके चित्र जो फूलों के समान प्रतीक होते हैं तथा आकृतियों की कोमलता के कारण पुनरुत्थान का सर्व लोकप्रिय कलाकार इसको माना जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यों लोकप्रिय माना जाता है? ये आकृतियों की कोमलता की वजह से। और क्या चीज़ है इसमें? उसने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया था। फ्रांक एंजेलिको की प्रसिद्धि सेंट मार्को के चित्र के कारण है। वह ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोते रहते थे। पूछ सकता है, बहुत बढ़िया लाइन है, कि ईसा की सूली का चित्र बनाते समय कौन सा कलाकार रो पड़ता था? तो आपको याद होना चाहिए फ्रांक एंजेलिको। अब एंजेलिको के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं मिस्र को पलायन और कुमारी का अभिषेक, भविष्यवाणी, देवदूत, अंतिम न्याय। ठीक है, इनका प्रमुख चित्र है। लेकिन ये लाइन आपको बस याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं पाओलो चेलो आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाओलो चेलो 1397 से 1475 में इनका समय रहता है। पाओलो चेलो का जन्म 1397 में प्रोटोवेसियो इटली में हुआ था और उसको परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कार माना। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा परिप्रेक्ष्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन किया था, तो आपको बताना पाओलो चेलो ने, जिसका उल्लेख वसारी ने अपनी पुस्तक में लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट में किया है इनके बारे में। ठीक, वसारी ने किया है। और आगे देखिए, उसकी प्रारंभिक कृतियां अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त है। बाद में वह नवीन आविष्कारों में रुचि लेने लगा। उच्चेला के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित है: प्रलय, चार धर्मदूत, सैनिक, जान हाक बुक का भित्ति चित्र और सेना रोमानों के मार्ग पर युद्ध दृश्य आदि इनका चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सेंड्रो बोत्तिचेल्ली। सेंड्रो बोत्तिचेल्ली का जन्म 1445 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उसका वास्तविक नाम था अल्सेंड्रो फिलिप्पी। ठीक है, फिलिप्पी था। और वह फिलिप्पी लिप्पी, आगे देखते हैं, का शिष्य तथा फ्लोरेंस के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। बोत्तिचेल्ली को प्रमुखतः पैनल चित्रकार क्या कहा जाता है? पैनल चित्रकार कहा जाता था। देखिए चित्र है इनका, बोत्तिचेल्ली के कौन सा चित्र है कि वीनस का जन्म, जो ये वीनस का जन्म कैनवास पर टेम्परा में 1486 में बोत्तिचेल्ली ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, वीनस का जन्म वाला चित्र जो है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1486 में बना वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, बोत्तिचेल्ली का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध चित्र है। ये चित्र टेम्परा विधि में 172.5 सेंटीमीटर गुणे 278.9 सेंटीमीटर, अगर इंच में देखा जाए 67.9 इंच से लेकर 109.6 इंच आकार कैनवास पे बनाया गया। वर्तमान में इस
यह चित्र उफिजा गैलरी फ्लोरेंस इटली में प्रदर्शित है। अब इसके बाद देखिए क्या चीज़ है, बोत्तिचेल्ली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, कौन कौन सा है देखते हैं। वीनस और मार्स, बसंत ऋतु, वीनस का जन्म और एप्लीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण, ये जो चित्र है जो है बोत्तिचेल्ली जी का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। वेरेच्चियो, ये सब प्रारंभिक के है, ध्यान दीजिएगा, आरंभिक काल के जो पुनर्जागरण काल के। वेरेच्चियो जो 1435 से 1488 ईस्वी का इनका समय था। वेरेच्चियो चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्वर्णकार था। उनका जन्म 1435 में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उसका केवल एक प्रमाणिक चित्र ही अवशिष्ट है, ईसा का बपतिस्मा, क्या है, बपतिस्मा। यह चित्र 1472-75 के मध्य 177-151 सेंटीमीटर आयल वुड माध्यम में बना, जो वर्तमान में उफिजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में सुरक्षित है। देखिए बपतिस्मा जो एक चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। उसने डेविड की 125 सेंटीमीटर अर्थात 49 इंच की ऊंची कांस्य की प्रतिमा भी बनाई, जो वर्तमान में बारागेला संग्रहालय फ्लोरेंस में प्रदर्शित है। ठीक, अब देखिए पुनर्जागरण काल कौन सा शुरू होता है, दूसरे नंबर का, जिसका हम नाम देते हैं चरम पुनरुत्थान काल। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या है, इटली के लिए। चरम पुनरुत्थान कालीन को हाई रेनेसा आर्ट बोलते हैं, जो 1500 से 1527 ईस्वी तक माना जाता है। 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में पुनरुत्थान कला का चरमोत्कर्ष था। इस समय इटली में 3 कलाकार बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, कौन कौन, लियोनार्डो दा विंची, ठीक, और देखिए कौन, माइकल एंजेलो और राफेल। ये जो 3 लोग थे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो हम पहले पढ़ते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में पहले ध्यान से, तब आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक सेकंड, चलिए। कह रहा लियोनार्डो दा विंची, इनका समय 1452 से 1519 ईस्वी तक था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नामक ग्राम में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। वह फ्लोरेंस के एक वकील के अवैध पुत्र था। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने एक चित्र बनाया था, लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र है, ठीक है, जिसका क्या है, देखिए यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची, इस चित्र का नाम है सल्वाटोर मुंडी। क्या नाम है, सल्वाटोर मुंडी है, जो लैटिन नाम के सेविटर ऑफ द वर्ल्ड भी इनको कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची, देखते हैं आगे। लियोनार्डो दा विंची को केवल एक कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति भी माना जाता है, और उन्हें जो है वंडर ऑफ द एज की उपाधि भी दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, वंडर ऑफ द एज की इनको उपाधि भी दे दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लियोनार्डो का एक महान चित्रकार, जो तो क्या थे, एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीत, कुशल इंजीनियर तथा वैज्ञानिक, इतने सारे गुण इनके अंदर क्या थी, समाहित थे। वह एक अनुसंधानशील कलाकार था, जिसने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली सशक्त गाड़ी या परमाणु बम, अनेक प्रकार के वायुयान तथा हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखा चित्र इन्होंने बना दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। आरंभ में उसने वेरेच्चियो से कला का शिक्षा ग्रहण की। 1481 ईस्वी के लगभग वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और उन्हें फ्लोरेंस के निकट ईसाई संतों में एक मठ में राज्याधिकारी द्वारा ईसा की वंदना विषय के चित्र हेतु आमंत्रित किए गए, और 1483 ईस्वी में वह मिलान पहुँचे। मिलान पहुंचकर उसने श्वेत रोमयुक्त कोटे वाली महिला का चित्र अंकित किए। और आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि शैलखंडों की राजकुमारी शीर्षक से 2 चित्र अंकित किए हैं। प्रथम 1483 और 1486 ईस्वी के आयल ऑन पैनल माध्यम में बनाया गया है, और द्वितीय जो है 1495 से
और 1508 ईस्वी के मध्य आयल ऑन द पैनल की निर्मित किया गया है। प्रथम लूव्र म्यूजियम पेरिस में, जबकि द्वितीय नेशनल गैलरी लंदन में रखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 1515 से 1520 ईस्वी के मध्य लियोनार्डो ने लीडा और हंस, ध्यान दीजिएगा, लीडा और हंस शीर्षक से कैनवास पर तैल माध्यम से 2 विख्यात रंगीन चित्र बनाए। इनमें से एक उफिजी गैलरी फ्लोरेंस तथा दूसरी विल्टन हाउस इंग्लैंड में सुरक्षित है। बाद में इनके आधार पर एक रेखाचित्र रैफेल ने बनाया था। 1495 से 1498 के मध्य लियोनार्डो ने मिलान, इटली सांता मारिया उपासना गृह में अपनी एक प्रसिद्ध चित्र ईसा का अंतिम भोज द लॉर्ड सपर फ्रेस्को सेको विधि में बनाया, और इस विधि का चित्र की माप 460 से 880 सेंटीमीटर या 180 इंच से लेकर 350 इंच तक मानी जाती है। आगे देखते हैं। लियोनार्डो ने 1490 ईस्वी में पेन और स्याही माध्यम से प्रसिद्ध चित्र बिटुअन मैन बनाया। यह चित्र वर्तमान में गैलरी डेल एकेडेमिया वेनिस में सुरक्षित है। 1489-1490 के बीच उसने आयल ऑन पैनल पर आधारित लेडी विद एन अरमाइन नामक चित्र बनाया। वर्तमान में यह चित्र पोलैंड की एक संग्रहालय में सुरक्षित है। 1500-1504 ईस्वी के मध्य लियोनार्डो ने फ्लोरेंस के एक अधिकारी फ्रांसेस्को देल जियोकांड की पत्नी लीजा घोरियार्दिनी की अवक्ष प्रतिमा इन्होंने बनाई थी, जिसको हम पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। चलिए, जो मोनालिसा नाम से विख्यात हुई। अब देखिए एक चीज़ और, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से 1500 से 1504 के मध्य लियोनार्डो ने फ्लोरेंस की एक अधिकारी फ्रांसेस्का देल जियोकांडा की पत्नी लीजा थी, ध्यान दीजिएगा, लीजा घेरांदी का अवक्ष चित्र पोर्ट्रेट बनाया, जो मोनालिसा नाम से विख्यात हुई। और मोनालिसा विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्यातिनाम चित्र है। पोपलर की लकड़ी, ध्यान दीजिएगा, पोपलर लकड़ी के पैनल पर, ये लकड़ी कौन सा था? पोपलर का। तैल विधि से निर्मित इस विधि में छाया प्रकाश के माध्यम से त्रियामी प्रभाव को सुंदरता से दर्शाया गया, और ये 77 सेंटीमीटर से लेकर 53 सेंटीमीटर या 30 इंच से गुड़े 21 इंच माप के इस चित्र को लाल रंग के टोन से बनाया, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग से टोन से बनाया गया था, और इसकी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य बनाया गया था। मोनालिसा अपने रहस्यमयी मुस्कान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संप्रति ये छवि पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रखी हुई है। लियोनार्डो द विंची ने बिटुइन फ्रॉम द स्फुमैटो तकनीक का आविष्कार भी किया था। लियोनार्डो द विंची ने 2 मई 1519 ईस्वी को 67 वर्ष की आयु में फ्रांस के एम्बोइस में महान कलाकार का देहांत हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लियोनार्डो का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र 500 साल पुराना, जो 1500 ईस्वी के सल्वाटर मुंडी लैटिन नाम सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इस चित्र में ईसा मसीह को विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है। उनके एक हाथ में क्रिस्टल का गोला तो दूसरे हाथ में आशीर्वाद देने हुए का चिन्ह बनाया गया है। अखरोट के कैनवास पर तैल माध्यम में निर्मित ये चित्र 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन, करीब 2937 करोड़ में नीलामी हुई। बाप रे बाप, 2937 करोड़ में यह चित्र नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ अब तक के सबसे महंगे चित्र बन चुकी। इस चित्र को लूवर अबू धाबी में प्रदर्शित किया जाना है। बाप रे बाप, ये महंगे चित्र हैं, सोचिए। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा लियोनार्डो द विंची के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित है: शैलखंडों की कुमारी, ईसा का अंतिम भोज, मोनालिसा, मैडोना, शिशु ईसा और लीडा और हंस। ठीक, ये सब चित्र इनके द्वारा बनाया गया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं।
दूसरा हमारा सुपर हिट आ जाते हैं माइकल एंजेलो। कौन से कलाकार हैं? माइकल एंजेलो, इसको बुनारोटी कहते हैं, जो 1475 से 1564 ईस्वी के समय में कार्य किए थे। फ्लोरेंस के चरम पुनरुत्थान का दूसरा महान कलाकार माइकलो एंजेलो था। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनकी जो पिता एक रेजिडेंट न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने एक चित्र बनाया था, ध्यान दीजिएगा, माइकल पिएटा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं माइकल एंजेलो पिएटा का ये चित्र है जो आप देख रहे हैं, 1498-1499 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। ये किस में बना हुआ है? मार्बल में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? मकराना मार्बल से बनाया गया है, जो पिटस गिरजाघर वेटिकन सिटी इटली में रखा हुआ है। यही चित्र जो है आप देख लीजिए ध्यान से, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया पिएटा। और देखते हैं, माइकल एंजेलो प्रधानतः मूर्तिकार गौरवतः चित्रकार था। इसके अलावा वो वास्तुकार तथा कवि भी था। उसे एक कल्पचर हूँ पेंटेड से संबोधित किया जाता है। माइकल एंजेलो ने आरंभ में डोमिनिको घिरलैंडियो कला की शिक्षा प्राप्त की। माइकल एंजेलो ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति पिएटा या करुणा का निर्माण 1498 से 1499 के मध्य पीटर्सबर्ग में इन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है 174 सेंटीमीटर गुणे 195 सेंटीमीटर, इंच में देखेंगे तो 68.5 इंच से लेकर 76.8 इंच तक के माप में यह प्रतिमा मकराना मार्बल से निर्मित है। इस कृति में ईसा की सूली के पश्चात उनके शरीर की उनकी माँ की गोद में लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें असीम वेदना का भाव झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने डेविड, वर्जिन मेरी तथा 12 संतों की मूर्ति का निर्माण किए थे इन्होंने, ठीक, माइकल एंजेलो ने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1508 से 12 के मध्य माइकल एंजेलो ने वेटिकन शहर में स्थित सिस्टीन चैपल की छत पर फ्रेस्को भित्ति चित्र बनाया। इस भित्ति चित्र में उसने भित्ति पर सबसे ऊपर मोसेस व ईसा की कथाओं का चित्रण किया और इससे नीचे पूर्वजों, नग्न दासों, धर्मदूतों का चित्रण किया। और सिस्टाइन चैपल की छत पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में माइकल एंजेलो ने उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ द जीनियस के आधार पर करीब 300 से अधिक चित्रों को निर्मित किया। और छत के भित्ति चित्र में कुल जो है, ध्यान दीजिए, कुल जो है 9 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए। 9 भाग कौन कौन है? मानव का निर्माण पहला, दूसरा प्रकाश व अंधकार का भगवान द्वारा विभक्तिकरण, तीसरा पृथ्वी को भगवान आशीर्वाद देते हुए, चौथा आदम का निर्माण, पांचवा ईव का निर्माण, छठवां मोह और पतन, सातवां नूह का बलिदान, आठवां प्रलय, नौवां नूह का नशा। और सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों में उसने अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो लिखा। और इन चित्रों में अंतिम न्याय द लास्ट जजमेंट व आदम की उत्पत्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 1513 ईस्वी में निर्मित प्रतिमा मरते हुए दास द डेइंग साल्व उल्लेखनीय है। 1501 से 1504 के मध्य माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड है। इस मूर्ति पुनरुत्थान कालीन मूर्ति का मास्टरपीस कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 5.17 मीटर से फीट में देखेंगे तो 17 फीट की है। और यह संगमरमर मार्बल से निर्मित है, नग्नावस्था में है। वर्तमान में गैरियल डेल एकेडमिया फ्लोरेंस में सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा, डेविड की जो मूर्ति नग्न अवस्था में बनाया गया है माइकल एंजेलो द्वारा है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। सन 1503-4 के मध्य में उन्होंने पवित्र परिवार होली फैमिली का भी चित्र इन्होंने बनाया था माइकल एंजेलो ने। और देखिए, माइकल एंजेलो प्रथम कलाकार था जिसके जीवन काल में ही 2 जीवनियाँ प्रकाशित हुई। प्रथम जीवनी बसारी द्वारा लिखित कलाकारों की जीवनियों में सम्मिलित थी, जो 1550 ईस्वी में पूर्ण हुई। और दूसरी जीवनी अपने शिष्यों अस्कनियो कोडिवी द्वारा 1523 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो ऐसे दो महान कलाकार थे जिन्होंने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। 18 फरवरी 1564 ईस्वी को 28 वर्ष की उम्र में यहाँ रोम में इस महान कलाकार का निधन हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नोट में कि वर्ष 1965 ईस्वी में निर्देशक कारोल रीड ने माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित अपनी एक फिल्म एग्नी एंड एक्सेंटी बनाई, जो भी काफ़ी चर्चित हुई। ध्यान दीजिएगा, ये जो फिल्म है एग्नी एंड क्या है एक्सटेसी जो बनी थी, ये माइकल एंजेलो के जीवन के आधार पर बनाई गई थी। माइकल एंजेलो की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे पिएटा, 12 संतों की प्रतिमा, सिस्टाइन चैपल की छतों के चित्र, अंतिम न्याय, आदम की उत्पत्ति, मरते हुए दास, ठीक है, डेविड की मूर्ति और होली फैमिली जिसको पवित्र परिवार कहते हैं, और शरणार्थी, ये सब चित्र इन्होंने बनाए थे। अब इसके बाद पुनर्जागरण काल का जो है चरम वाले में अंतिम वाले में जो हम देखते हैं रैफेल, तीसरे जो कलाकार हैं रैफेल संजियो, इनको रैफेल कहा जाता है। इनका जो समय काल था 1483 से लेकर 1520 ईस्वी का था। देखिए, रैफेल चरम पुनरुत्थान के तीनों प्रमुख कलाकारों में सबसे छोटा था तथा फ्लोरेंस का तीसरा महान कलाकार माना जाता है। फ्लोरेंस का तीसरा महान कलाकार इनको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दे रहा है कि इनका जन्म इटली के उर्बिनो में 28 मार्च 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता जीवायत्री शांति ड्यूक के कोर्ट पेंटर थे। 1500 ईस्वी में पेरुजिनो के यहाँ कार्य सीखने लगा। संभवतः इसी समय 17 वर्ष की उम्र में उसने सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना की। वर्तमान में यह चित्र नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। रैफेल द्वारा लीडा और हंस एक रेखांचित उपलब्ध है और यह वर्तमान में रॉयल संग्रह ब्रिटेन में सुरक्षित है। रैफेल ने माइकल एंजेलो के स्नार्थी की अनुकृतियाँ का रेखाचित्र बनवाया। 1504 ईस्वी में रैफेल ने आयल ऑन राउंड हेडेड पैनल माध्यम में द मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्र पूर्ण किया, जो वर्तमान में ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान में ये सुरक्षित रखा हुआ है। ये देखिए जो आपका एक चित्र यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा चित्र है ये? द मैरिज ऑफ द वर्निस का ये चित्र है। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को आप गौर से देखिए। द मैरिज ऑफ वर्निस का ये चित्र है, ठीक, वर्जिन का ये चित्र है। देखिए ध्यान दीजिए, ये रैफेल द्वारा बनाया गया चित्र है। द मैरिज ऑफ द वर्जिन, इंग्लिश में भी द मैरिज ऑफ द वर्जिन, जो 1504 में ईस्वी में बनाया गया था। ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान में ये इटली में रखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1509 से 1511 के मध्य रैफेल ने अपने सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र एथेंस का स्कूल बनाया। इस चित्र में प्लेटो तथा अरस्तु को वार्तालाप करते हुए तथा स्कूल के बाहर आते हुए दिखाया गया है। फ्रेस्को माध्यम में 500 सेंटीमीटर गुणे 700 सेंटीमीटर 200 इंच से लेकर 300 इंच के आकार में बना यह चित्र वर्तमान में ओपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन में सिटी में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। 1505 ईस्वी में रैफेल ने मैडोना तथा शिशु का चित्रण किया। अपनी अनुपम चित्रकारी के लिए रैफेल को डिवाइन ऑफ पेंटर भी कहा जाता है। मात्र 37 वर्ष की आयु में 6 अप्रैल 1520 ईस्वी को इस महान कलाकार की मृत्यु हो गई। और रैफेल के कुछ प्रसिद्ध चित्र लिखित हैं, कौन कौन से देखिए। इनके चित्र सैनिक का स्वप्न, द किंगडम ड्रीम, सिस्टाइन मैडोना, एथेंस का स्कूल, मैडोना द शिशु, ईसा का दिव्य धारण करना, लीडा और हंस, द मैरिज ऑफ द वर्निज, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण कृति है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो हम इटली पढ़े, अब वेनिस को पढ़ते हैं। कौन सा शहर है? वेनिस शहर के बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा पुनरुत्थान कला की चरमोत्कर्ष
उत्पत्ति में वेनिस में वर्णों की क्या है बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, या वर्णों से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाए गए थे, कलर से संबंधित। वेनिस के कलाकारों ने वही चित्रित किया और उनकी आंखों को अच्छा लगता था। वे अभिव्यक्ति का प्रधान तत्व रंगों को मानते थे। फ्लोरेंस के कलाकारों ने रेखा को चित्रकला का प्रधान तत्व मानते हुए आकृतियों पर ध्यान दिया, जबकि वेनिस के कलाकारों ने संयोजन के आधार पर रंगों को माना है। आगे देखते हैं। वेनिस के प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकारों में बेल्लिनी परिवार प्रमुख था। बेल्लिनी के पुत्रों जेंटाइन बेल्लिनी व जियोवारिन बेल्लिनी जो 1430 से 1516 ईस्वी की कला का वेनिस की कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं। जियोरिन बेल्लिनी मैडोना का चित्र के लिए प्रसिद्ध था। अब आते हैं जियोर्जियन आते हैं, ध्यान दीजिएगा जियोर्जियन के बारे में। जियोर्नी बेल्लिनी के शिष्य में जियोर्जियन, इसको देखो अलग अलग नाम दिया रहता है, कहीं कहीं जियोर्जियन भी दिया रहता है। तो जियोर्जियन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनकी चित्र है, ध्यान से देखिए एक, इस चित्र को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जियोर्जियन के चित्र है आंधी, द टेम्पेस्ट, इंग्लिश भी याद कर लीजिए। 1505 से 1508 ईस्वी में ये गैलरी ऑफ द एकेडमी वेनिस मिलान में ये वेनिस की कला पढ़ी। इसके पहले हम इटली की कला पढ़ रहे थे, अब वेनिस की कला पढ़ रहे हैं। ये जो है जियोर्जियन आंधी जो द टेम्पेस्ट चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है। कई बार ये जो पेपर में पूछा भी गया है, इसको गौर से देख लीजिए। द टेम्पेस्ट, इसको हम आंधी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1476 ईस्वी में कैसिल फ्रांको इटली में हुआ था। जियोर्जियन को बंसी बजाने का बड़ा शौक था। यही कारण था कि उसने अपने चित्रों में अपनी मन स्थिति के अनुरूप संगीत संबंधी विषयों का भी इन्होंने अंकन किए हैं। आगे देखते हैं। संगीत विषय, एक सेकंड, हाँ ठीक। संगीत विषय चित्रों में संगीत सभा, मेडोलिन वादक, ठीक, और 10 संगीत पार्टी इत्यादि इनके चित्र है। जियोर्जियन का सर्वश्रेष्ठ चित्र आदि है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, टेम्पेस्ट, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। इस चित्र में यूनानी गाथाओं में वर्णित प्राचीन शासक अद्रास्तु तथा रानी हिप्सिपाइल को भी चित्रित किया गया, जो 1506 से 1508 ईस्वी के मध्य आयल आन कैनवास माध्यम में बना यह चित्र वर्तमान में गैलरी ऑफ द एकेडमी वेनिस इटली में सुरक्षित भी है। आगे देखते हैं। जियोर्जियन का एक प्रसिद्ध चित्र चारागाह में संगीत है, जो वर्तमान में यह चित्र जो है लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। जियोर्जियन का चित्र सोती हुई प्रेम की देवी वीनस, ठीक है, ये चित्र अत्यधिक उत्कृष्ट है। आयल ऑन कैनवास माध्यम में बना यह चित्र वर्तमान में गैमल्ड गैलरी आर्टे मिस्टर ड्रेसडी जर्मनी में ये सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर यह 34 वर्ष की उम्र में वह मर गए। उसके द्वारा अधूरे छोड़े हुए अनेक चित्र टिसियन तथा सबास्टियानो देल प्योम्बा ने पूर्ण किया। जियोर्जियन के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित हैं, जैसे आंधी, द टेम्पेस्ट, चारागाह में संगीत, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस और मैडोलिन वादक। ये जो इनके महत्वपूर्ण चित्र थे इनके जियोर्जियन के जो वेनिस के कलाकार थे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा इनका और भी है। कैस्टेलफ्रैंको, मैडोना, द थ्री फिलासफर्स, ये सब चीज़ इनके क्या है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। चलिए अब आते हैं टिसियन। कौन आते हैं? टिसियन। देखिए दिया है, इसे इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। टिसियन को संभवतः इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु इन्हीं का था, इसलिए इनको क्या वयोवृद्ध कलाकार भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, एक चित्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला चित्र जो टिसियन ने बनाया था, सेक्रेड एंड फ्रोबेन लव, ध्यान दीजिएगा, सेक्रेड एंड फ्रोबेन लव जो है चित्र 1513 में बना हुआ था, 14 के बीच में वर्गेस गैलरी रोम में रखा हुआ है। ये चित्र आपका जो है सेक्रेड एंड फ्रोबेन लव वाला चित्र है ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि जो है वर्ष 1514 ईस्वी का पवित्र और अपवित्र प्रेम, ठीक है, उसके आरंभिक चित्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। कैनवास पर तैल माध्यम से बनाए चित्र वर्तमान में बार्गेस गैलरी रोम में सुरक्षित है, जो 1516 से 1518 के मध्य उसने अपनी प्रसिद्ध चित्र कुमारी का स्वर्गारोहण पूर्ण किया, जिससे उसकी ख्याति बहुत बढ़ गई और यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोषण भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि ईसा का कब्र में ईसा का कब्र में लिटाना, ठीक, नामक चित्र को अपूर्ण छोड़कर 1576 ईस्वी में वह चल गए, मतलब मृत हो गया, और इसी चित्र को उसके शिष्य पालमा ने जुवेन्स में पूर्ण किया था। टिसियन के कुछ प्रसिद्ध चित्र है कुमारी का स्वर्गारोहण, फ्लोरा, उर्बिनो का जो है वीनस, द फॉल ऑफ द मैन, कांटो का ताज, यूरोपा का सीलभंग और सेक्रेट एंड फ्रोमेन लव, जो चित्र हम आपको दिखाए थे उसमें ये वाला चित्र जो है सबसे फेमस उनका माना जाता है। अब आते हैं पाओलो बेरी, जो आते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पाओलो वेरोनीज, इनका समय काल जो है 1528 से लेके 1588 ईस्वी तक रहता है, और ये वेनिस के राफेल कहे जाते हैं वेरोनीज। इनके दो जो है विशेष प्रसिद्ध चित्र है काना में वैवाहिक भोज और ईसा का अंतिम भोज, ये भी दो है। ये चित्र इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ईसा का अंतिम भोज, काना में वैवाहिक भोज, ये पाओलो वेरोनीजी का चित्र ये बताया गया है। आगे देखिए, उसका संत हेलेना को क्रॉस के दर्शन शीर्षक चित्र वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है, और वेरोनीज के अन्य प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सा है। इनका है संत मोसेस का मिलना, मार्स व बीनस, और मेजाइन व बंदनास इत्यादि इनका चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, देखिए ध्यान से, टिंटोरेट्टो, जो 1518 से 1594 ईस्वी में था। यह 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण का अंतिम महान वेनिसियन चित्रकार था, जिसके बचपन का नाम जोकोपा रूबिस्टी था, और टिपोरेट्टी के श्रेष्ठ कार्यों में 1562 ईस्वी में बनाया संत मार्क के अवशेषों की खोज 1555 से 58 ईस्वी तक शांत जार तथा ड्रैगन नामक चित्र फेमस है इनका। चलिए आगे देखते हैं। टिंटोरेट्टो के पश्चात वेनिस में कला की स्थिति दयनीय हो गई थी। कलाकारों का सम्मान पुनः घटने लगा। चित्रों को ध्यानपूर्वक व सौम्यता के समाप्त करने की उनकी रुचि रही। आगे देखते हैं। जर्मनी, अब आता है जर्मनी। जर्मनी में क्या है, पुनरुत्थान कालीन इटालियन कलाकारों की महान उपलब्धि तथा आविष्कार का जर्मनी की कला पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इटालियन कलाकारों की 3 उपलब्धियों को जर्मन कला में लक्ष्य बनाकर विकसित किया गया, और प्रथम परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक अध्ययन, द्वितीय कह रहा है कि शरीर विज्ञान के गहन अध्ययन व सौंदर्यपूर्ण मानव कृतियों का सृजन, और तृतीय शास्त्रीय वास्तु के आकारों का इन्होंने अध्ययन किया। इस युग के 2 जर्मन कलाकार काफ़ी प्रसिद्ध थे, एक सोनगैरो और एक अल्बर्ट ड्यूरर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अल्बर्ट ड्यूरर फेमस हैं। इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सोनगौर जो है क्या थे, 1440 से 1491 का समय था इनका। यह कोलमार नामक स्थान के निवासी थे, जिनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। सोनगौर प्रसिद्ध जर्मन इनग्रेवियर, नक्काश तथा पेंटर थे। वह ड्यूरर से पहले जर्मनी का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर छापाकार थे। उनका केवल एक मैडोना चित्र रंग से बना हुआ उपलब्ध है, जो शेष उसने 115 उत्कीर्णन चित्र इन्होंने बनाए। 15वीं शताब्दी में जर्मन
छापा चित्रण की तकनीक विकसित हो चुकी थी और इस तकनीक में लकड़ी के टुकड़े पर रेखांकन करके जो आकृतियाँ बनी उन्हें छोड़कर अन्य भाग काट दिया जाता था। इसके पश्चात स्याही से उसकी छापा ले लिया जाता था और यह वुडकट कहलाता था। गुटनबर्ग की छपाई मशीन के आविष्कार से इस पद्धति से ताश व पुस्तक भी छपने लगी। एक अन्य माध्यम जिसमें लकड़ी के स्थान पर ताम्र काम में भी लाया जाने लगा था, इस तकनीक को वुडकट से भिन्न था और इसमें जो है एक औजार से गहरे रेखांकन किया जाता था और इन रेखांकों में स्याही भर दी जाती थी और अन्य भाग पर साफ रहते थे और रेखाओं से भरी स्याही कागज पर छाप दी जाती थी। इसे इनग्रेविंग कहा जाता था। सोनगैर इनग्रेविंग तकनीक के श्रेष्ठ कलाकार थे, ध्यान दीजिएगा। और इस तकनीक में इस तकनीक में बना द होली नाइट शीर्षक में उनका चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। द होली नाइट इनग्रेविंग इन्होंने बनाए थे छापा कलाकार के रूप में, समझिए। अब आते हैं एक हमारे सबसे फेमस कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर जी आते हैं, जो 1471 से 1528 ईस्वी तक इनका समय इनका माना जाता है। ड्यूरर एक हंगेरियन स्वर्णकार का पुत्र था। उनका जन्म 21 मई 1471 ईस्वी को नूरबर्ग में जर्मनी में हुआ था। और एक देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है अल्बर्ट ड्यूरर का, कयामत। ध्यान दीजिएगा, एक चित्र इनका है, ध्यान दीजिए। अल्बर्ट ड्यूरर का बना कयामत जो वुडकट लकड़ी में बना हुआ है 1498 ईस्वी में। देखिए आगे क्या कह रहा है कि ड्यूरर जर्मनी पुनरुत्थान का प्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर तथा थियोरिस्ट विचारक थे। ठीक, आगे देखिए। ड्यूरर अपने वुडकट प्रिंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रसिद्धि प्राप्त किए थे या प्रसिद्ध से फेमस थे। और क्या थे, आगे देखते हैं। 1498 ईस्वी में ड्यूरर ने एपोकेलिप्स शीर्षक से काष्ठ उत्कीर्णन के 15 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की और ड्यूरर के उत्कीर्ण चित्रों में नाइट, डेथ ऑफ द डेविल, सेंट जीरोम, अध्ययन करते हुए, अकेलेपन इत्यादि काफ़ी इनकी प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अन्य उत्कीर्ण चित्रों में संत माइकल और ड्रैगन का युद्ध तथा आदम और यूव श्रेष्ठ चित्रकार है। 1505 ईस्वी में वे वेनिस गए, जहां उसने 2 चित्र बनाए, गुलाब के हारों वाली मैडोना तथा चिकित्सक के मध्य ईसा। ड्यूरर को अपने जलरंग चित्रों के प्रयोग के कारण यूरोप का प्रथम भूदृश्य चित्रकार भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, चलिए। आगे जो है ड्यूरर ने 1528 में मानव समिति से संबंधित 4 पुस्तक की रचना की, जिन्हें 4 बुक ऑफ वुमेन कहा जाता था। ड्यूरर बालों के चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। ड्यूरर के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित हैं: कयामत, संत जीरोम, अध्ययन करते हुए, अकेलेपन और गुलाब के हारों वाली मैडोना आदि इनका प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सकों के मध्य ईसा, संत माइकल व ड्रैगन का युद्ध, आदम और यूव, लाइफ ऑफ द वर्जिन इत्यादि इनकी क्या है, फेमस कृति है। आगे देखते हैं। कह रहा नीदरलैंड जो नीदरलैंड में एक ऑप्शन होता है कि नीदरलैंड में तेल रंगों का आविष्कार हुआ था। देखिए 14वीं शताब्दी की बात है। नीदरलैंड अनेक राज्यों में विभक्त था। इनमें से कला की दृष्टि से फ्लांडर्स प्रमुख रहा है। फ्लांडर्स में कला का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ की कला फ्लेमिश कला के नाम से जानी जाती थी। अन्य देशों की भांति यहाँ भी ईसाई धर्म का चित्रण हुआ और व्यक्ति चित्रण का दृश्य चित्रण कम महत्व मिला। आगे देखते हैं क्या चीज़ होता है। फ्लांडर्स की कला का इतिहास 15वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है और फ्लेमिश कला वास्तव में आर्य बंधुओं से आरंभ होती है, जिन्हें फ्रेंच परंपराओं को अस्वीकार करके नवीन
शैली का सूत्रपात किया। आइक बंधुओं में हर्बर्ट वान आइक के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। उसका जन्म कोलोन से कुछ दूर मीट्रिक के निकट एक स्थान पर हुआ था और 18 सितंबर 1426 ईस्वी की उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसका छोटा भाई जॉन वान माइक 1390 से 1441 ईस्वी को बहुत प्रसिद्धि हुआ। वह बारागंडी के ड्यूक दरबार से संबंधित था। जॉन वान माइक ने अधिकांश अपने कार्य नीदरलैंड जो अब बेल्जियम में है किया और उनका सुप्रसिद्ध कार्य घेट में बनाया गया अल्टर चित्र जो समवेबा के गिरजाघरों में के लिए था। जॉन वान माइक के अन्य प्रसिद्ध चित्रों में गिरजाघरों की कुमारी तथा भविष्यवाणी भी है, इन्होंने कही। चलिए और देखते हैं। नोट में कह रहा, इन दोनों भाइयों हर्बर्ट वान वाइक तथा जॉन वान वाइक को 15वीं शताब्दी में तैल चित्र पद्धति का आविष्कारक भी कहा जाता था। कई बार पेपर में पूछा गया है। अब आता है रीतिवाद। रीतिवाद 1520 ईस्वी में से शुरू होता है और 1560 ईस्वी तक इसका कार्यक्रम चलता है। रीतिवाद अंग्रेजी शब्द मैरिज्म का अनुवाद है जो स्वयं इटालियन शब्द मैनेरिया का रूपांतर है जिसका अर्थ शैली है। इस शब्द का प्रयोग पुनरुत्थान काल की उन अनेक कलाकृतियों के लिए किया जाने लगा जिनमें लावण्य, परिष्कार, प्रयत्नहीनता तथा दरबारी शान शौकत का प्रभाव था। रीतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रैफेल तथा उसके अनुयायियों द्वारा अंकित कुछ कलाकृतियों के लिए किया गया था। जूलियो रोमानी, जेकोपा पोंतामोरोस्सो तथा पार्मिजियानिनो इस कला शैली के लिए प्रमुख चित्रकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कला आंदोलन 1520 से 1560 ईस्वी तक इटली में प्रचलित रहा जिसमें नवीन आविष्कार तथा सृजन की प्रवृत्ति न होकर मनोवैज्ञानिक विरोध की भावना प्रबल थी और रीतिवाद को लैटिन साहित्य का सिल्वर एज भी कहा जाता था। ठीक है, अब हम चलिए जो हम पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम अच्छे से कवर करते हुए आज हम चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। आप लोग प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर फटाफट देते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा पुनरुत्थान कला का केंद्र था कहाँ था? जर्मनी में था, इंग्लैंड में था, इटली में था, फ्रांस में था? ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पुनरुत्थान कला का मेन केंद्र आपका था क्या? इटली था। क्या था आपका? इटली था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इटली में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या था? हमें समय के बारे में देखना है। 1400 से 1480, 1410 से 1490, 1420 से 1500, 1430 से 1530। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये वाला 1420 से लेके 1500 ईस्वी का समय माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की है, स्वच्छंदवाद की है, यथार्थवाद की, उत्तरवाद प्रभाव की है? तो किसकी है? पुनरुत्थानवाद की है। चलिए चौथा हो गया। अब इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा का पुनरुत्थान कला शैली पर आधारित थी किस पे? मानवीयता पे, मूर्तिकला पे, सब्ट्रैक्शनिज्म पे, कि प्रभाववाद पे? तो किस पे आधारित थी? मानवतावाद पे आधारित थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है, ध्यान दीजिए, छठवां। कह रहा न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम, लंदन, पेरिस, हंगरी? अगर न्यू एथेंस की अगर हम बात करें तो हम किसको बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा था पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया।
चिमाबू, जियोतो, दिच्यो, बोत्तिचेल्ली। अगर पुनर्जागरण काल के जन्मदाता की अगर हम बात करें तो कौन था? ज्योत्यो था। कौन था? ज्योत्यो था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ विकल्प इधर उधर हो गए हैं, परेशान मत रहिएगा आप लोग, ठीक। समझिए चीज़ों को। कह रहा आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जियोतो, टिशियन, वार्दे, लियोनार्डो दा विंची। और आद्य के अगर हम लोग बात करें ज्योत्यो था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल का शिखर काल क्या था? 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से 1517, 10 से 1537। तो आपका सही हो जाएगा 1500 से 1517 ईस्वी का समय ये स्वर्ण काल या शिखर का काल माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च पुनर्जागरण काल में चित्रकार का नाम बताइए। तो जियोतो, फ्रांक एंजिल्को, बोत्तिचेल्ली, रैफेल। तो अगर उच्च पुनर्जागरण काल की अगर हम बात करें तो रैफेल थे। कौन थे? रैफेल थे। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। 11 नंबर, ध्यान से पढ़िए। क्या कि माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजेलो आपका हुआ था समय पुनर्जागरण काल में हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? सिस्टीन चैपल का भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। अगला देखें। अगला कह रहा होली फैमिली पेंटिंग किसकी है? तो होली फैमिली पेंटिंग ये भी माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। अगला देखते हैं 14। सिस्टीन चैपल की छतों पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनाई थी? ध्यान दीजिएगा, ये बनाए थे कौन? माइकल एंजेलो ने बनवाए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट जजमेंट चित्रकार, द लास्ट जजमेंट की अगर हम बात करें तो बनाए थे कौन? माइकल एंजेलो जी बनवाए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित जो मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? तो अगर डेविड की ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो आपको फटाफट जवाब देना है 17 थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? 17 वाला ये आपको फ्लोरेंस में प्रदर्शित है। कहाँ पे है? फ्लोरेंस में है माइकल एंजेलो की। फिर कह रहा माइकल एंजेलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, तीनों क्या थे ये? बताइए फटाफट, 18 के आंसर दीजिए, ठीक। ये तीनों थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध थे? माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध थे? 19 के आंसर दीजिए आप लोग, बी। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा प्रश्न को पढ़ के समझिए तब आंसर मारिए, आप लोग सही हो जाएगा। पहले समझिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध क्या है? मूर्तिकार भी था। तो ये आपका आंसर था माइकल एंजेलो थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एग्नी एंड एक्सटेंटिव फिल्म किस चित्रकार पर बनाई गई थी? हम लोग इसे अच्छे से कवर किए थे। ये थे माइकल एंजेलो, इनके ऊपर ये चित्र बनाया गया था। अगला देखते हैं हम। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर, अंतिम भोज का चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, सॉरी एक मिनट, कौन थे? माइकल एंजेलो, रैफेल, अल्बर्ट ड्यूरर। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर के चित्रकार थे। चलिए लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? फटाफट इसका आपको देना है 23 का आंसर, वो क्या? बैरेसियो थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, कह रहा द वर्जिन ऑफ द रास्क चित्रकार किसकी बात कर रहा है? द वर्जिन ऑफ द रास्क, तो क्या हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची। अगला हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लियोनार्डो दा विंची का सर्वश्रेष्ठ कृत चित्र है। लियोनार्डो विंची का सर्वश्रेष्ठ कृत क्या है? वर्जिन ऑफ द रास्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, ये वाला प्रश्न आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें ये जो हमको कंफ्यूज लग रहा है, इसको चीज़ों को आप लोग गौर से देखिएगा। लियोनार्डो विंची सर्वश्रेष्ठ उसके ये भी होना चाहिए, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हमें कंफ्यूज हो रही है, जो कि किताबों में वर्जिन ऑफ द रास्क दिया हुआ है। इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, तब स्पष्ट कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है?
शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया था? शैलखंडों की अगर कुमारी की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची ने इनको बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। मैरिज ऑफ द रास चित्रण किसके द्वारा हुआ है? मैरिज ऑफ द रास का अगर हम बात करें तो रैफेल किसके द्वारा बनाया गया था? ये रैफेल के द्वारा बनाया गया था। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर की अगर हम बात करें तो रैफेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रैफेल को कहा जाता है। चलिए, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो इन्होंने बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। नारी जात को रस्म में पहली किसे कहा जाता है? तो नारी जात के रस्म में पहले की बात किया जाए तो मोनालिसा को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकारों की कृत है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? स्पेन। एक सेकेंड, स्पेन, इटली होगा। सॉरी, इटली होगा। इटली इटली इटली। तो स्पेन कहाँ होगा? इटली सही होगा। इटली की फ्लोरेंस पड़ता है ना वहाँ पर भी। चलिए सॉरी। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? क्या चीज़ बताया गया है? दृश्य चित्र को दर्शाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मोनालिसा संग्रहित है, ध्यान दीजिए, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूज द लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। आगे देखते हैं। लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा कि सिस्टीन मैडोना किसने चित्रित किया था? सिस्टीन मैडोना की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कौन? रैफेल हो जाएगा। सिस्टीन मैडोना की बात करें तो ये रैफेल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा स्कूल ऑफ द एशियन चित्रकार रैफेल जी की है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। द टेम्पेस्ट बताए थे, द टेम्पेस्ट, ये जो आंधी वाला चित्र था ये कौन बनाया था? तो आंधी वाला जो चित्र बनाया था जियोर्जियन ने बनाया था। कौन बनाया था? जियोर्जियन ने बनाया था द टेम्पेस्ट। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में डेविड की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? प्रारंभिक की अगर हम बात करें तो क्या थे? दोनातिल्ले थे। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांक एंजेलिको किस शैली का चित्रकार था? फ्रांक एंजेलिको अगर बात किया जाए नौ क्लासिक थे। क्या थे? नौ क्लासिक थे ये। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार की बात अगर की जाए तो कौन था? आपको फटाफट इसका आंसर देना है। क्या है? मैसेचियो था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो नहीं संबंधित है पिकार्डी। पिकार्डी जो है नहीं संबंधित है। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम या प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन जियोर्जियन को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रेनेसां चित्रकार जो छापाकार भी थे, बात कर रहा है रेनेसां जो चित्रकार जो छापाकार थे ड्यूरर थे वो। चलिए आगे देखते हैं। रैफेल द्वारा चित्रित तैल चित्र सिस्टाइन मैडोना क्या? सिस्टाइन मैडोना की अगर बात करें ये म्यूरल था। क्या था? ये म्यूरल चित्र था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या प्रमुख विशेषता थी? रंगों का आकर्षण। क्या था? रंगों का आकर्षण था। 14वीं 15वीं शताब्दी में मध्य में इटली में नव जागरण हुआ, उसे क्या कहते हैं? फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। सबको पता होगा पुनरुत्थान कहा जाता है। चलिए ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। अगर मुझसे में कुछ अच्छा है तो इसलिए है क्योंकि मैं इरेजा के सुंदर वातावरण में पैदा हुआ था और मेरी आया के दूध के साथ मुझे छेनी और हथौड़ी संभालने की आदत मिली और जिससे के साथ मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ। यही कथन किसका है? बात जन्मजात की बात कर रहा है कि छोटे से ही उम्र में इन चित्र को बनाना शुरू किए थे। प्रश्न थोड़ा लंबा है, समझिए चीज़ों को। ठीक है, तो आपका आंसर थे माइकल एंजेलो थे। क्या सही थे? माइकल एंजेलो थे इसे। ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों को क्या भावना थी? आंसर इसका क्या होगा? नवीन व्याख्या। क्या होगा? नवीन व्याख्या थी। माइकल एंजेलो, ध्यान दीजिए, माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? फटाफट आपको इसका आंसर देना है। घिरलैंडियो की। किसकी? घिरलैंडियो की। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित चित्र पिएटा, जो पिएटा प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ है? पिएटा की अगर हम बात करें तो पिएटा की जो मूर्ति थी यहाँ पे थी मिलान में। कहाँ थी? एक मिलान में थी पिएटा की मूर्ति। एक सेकेंड, जो पिएटा की मूर्ति जो थी ये यहाँ पे, हाँ, वेटिकन, वेटिकन में थी। कहाँ पे थी? वेटिकन में थी। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। चलिए देखिए, वीनस का जन्म किस पुनरुत्थानवादी चित्रकार की रीति? वीनस की अगर जन्म की अगर हम बात करें, ये बोत्तिसिल्ली की थी। चलिए आगे देखते हैं। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध? बालों के चित्र की अगर बात करें हम, जो कौन सा कलाकार फेमस था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरर था। कौन था? ड्यूरर था। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। सीक्रेट एंड फ्रोमेन लव किसने चित्रित किया था? ये टिशियन ने चित्रित किया था। कौन किया था? टिशियन ने चित्रित किया था। अब इसके बाद हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले ध्यान से आप लोग पढ़िए कि इटालियन फ्रेस्को प्रिंटिंग का तकनीक किसके समान है? तो ये किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किस चित्रकार के चित्रों में, ध्यान दीजिएगा, किस चित्रकार के चित्रों में संगीत संबंधित विषयों का चित्रण हुआ है? तो आपको फटाफट आंसर देना है जियोर्जियोन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पुनरुत्थान काल के दृश्य चित्रण के पिता कहे जाते हैं। पुनरुत्थान के दृश्य चित्र की अगर हम बात करें तो कौन थे आपके? ये आपके थे जोसिम पेटिनेट थे। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? कला के विज्ञान के सम्राट की अगर हम बात करें तो पिएरा, ठीक है, पिएरा द डेला फ्रांसिस्को, जो इनको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान के कला के विज्ञान कहते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ड्यूरर, बात कर रहा है ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया था? बताइए फटाफट। तो 58 का आपका हो जाएगा ये दोनों, गुलाब की के हारों वाली मैडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा वाला ई और बी, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णों की श्रृंखला का क्या नाम था? 59 का आपको देना है। क्या था? एपोकेलिप्स। क्या था? एपोकेलिप्स था। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पुनरुत्थान चरम इसको बोला जाता है, उत्तर को भी। वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पाओलो वेरोनीज को। किसको कहा जाता है? पाओलो वेरोनीज को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला कह रहा है कि तैल चित्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो तैल चित्रण की अगर हम बातें करें 61 नंबर क्वेश्चन की, तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में शुरू हुआ था कि नीदरलैंड में शुरू हुआ था? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है ये नीदरलैंड में ही शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये नीदरलैंड ही सही था, लेकिन एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुत्थान काल का वह चित्रकार जो ईसा की सूली का चित्रण करते समय रोता था, ध्यान दीजिएगा, चित्रण करते समय रोता था, फ्रांक एंजेलिको था। चलिए आगे देखते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था? तो अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था।
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द लाइफ ऑफ वर्जिन तथा कोट ऑफ द आर्म्स किसकी प्रसिद्ध चित्र है? तो आपको फटाफट आंसर देना है, ड्यूरर के चित्र। किसके चित्र है? ड्यूरर के चित्र हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर जो थे जर्मनी के कलाकार थे। कहाँ के थे? जर्मनी के कलाकार थे। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया था? तो ट्रांसफिगरेशन का चित्र जो बनाए थे रैफेल ने बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अल डिविनो दिव्य शक्ति किसे कहा जाता है? अल डिविनो दिव्य शक्ति किसे कहा जाता है? तो ये माइकल एंजेलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइकल एंजेलो को कहा जाता है। चलिए 68 नंबर के बुक ऑफ द ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा था? तो इन्होंने ये लिखा था, अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था। कौन लिखा था? अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था। फिर कह रहा पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? पेरिस का निर्णय जो किया था कौन सा कलाकार था? चित्र बनाया था रूबेंस। कौन थे? रूबेंस। पेरिस के निर्णय के कलाकार रूबेंस को माना जाता है। अगला देखिए क्या है। कह स्नानार्थी चित्र कलाकृति किसकी है? स्नानार्थी की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो का था। स्नानार्थी किसका था? माइकल एंजेलो का था। 71 नंबर क्वेश्चन द लाइफ एक सेकेंड द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स कलाकारों की जीवनी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आपके बसारी जी थे। कौन थे? बसारी जी थे। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां कहाँ हैं? तो माइकल एंजेलो की अगर 12 संत पीटर्स गिरजा में है। ठीक है, संत पीटर्स वाला ध्यान दीजिएगा। संत पीटर्स गिरजा अगर आप लोग मारिएगा, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक सेकेंड वर्ष 1532 से 1533 के मध्य कैनवास पर तैल चित्रण लफ्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन था? तो आपको फटाफट आंसर देना है। किसका आंसर? 73 का कैरेविजियो। कौन था? कैरेविजियो था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बीनस ऑफ द उर्बाइनो का चित्र कौन था? बीनस ऑफ द उर्बाइनो की अगर हम बात करें तो टिसियन थे। कौन थे? टिसियन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेंद्रो बेत्रसुल्ली प्रसिद्ध थे। तो सेंद्रो बेत्रसुल्ली जो प्रसिद्ध थे इटली के कलाकार थे। इटली के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। इटली के कलाकार माने जाते थे। वर्ष 1560 और 62 के बीच के मध्य निर्मित प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा आयल ऑन कैनवास किस चित्रकार ने बनाया था? जो कि इसाबेल स्टीवर्ट गार्डन संग्रहालय बोस्टन में ये संग्रहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिसियन। कौन हो जाएंगे? टिसियन। ठीक है। और एक देखिए क्वेश्चन और है। हर्ले पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। हर्ले पुनर्जागरण आंदोलन की बात करें तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और आगे देखते हैं। देखिए ये जो हम पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को जो हम पढ़े हैं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये पुनर्जागरण काल। तो आज आप लोग जो इसको अच्छे से देखिएगा और प्रश्न थ्योरी के साथ साथ प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़िएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।